हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद जो है, जो यहाँ तक कि भारत के सबसे बड़े जो डॉन भी कहे जाते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा 2 दिन पहले इन्हीं के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया था यूपी पुलिस ने, और उसके बाद में अब आप देखोगे तो यहाँ पे अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ अहमद को भी जो है वो मार दिया गया है। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जस्टिस सिस्टम को हाथ में लिया जाता है, क्या वो सही है, गलत है। इनके ऊपर ऑलरेडी 100 से ज्यादा केसेस चल रहे थे, एक्सटॉर्शन के, मर्डर के, किडनैपिंग के। तो कहीं ना कहीं ठीक है, इन्होंने अभी तक तो इनजस्टिस किया था, लेकिन क्या गुनाह का बदला गुनाह। अगर आपका कोई एक आंख निकाले तो फिर सामने वाले का भी एक आंख निकालोगे, यही बराबरी होगा। तो ये सारी पॉइंट्स की हम बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में ये भी हम देखेंगे कि कोई अगर गलत है तो उस गलत को गलत तरीके से करना वो कितना सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एनसीआरबी का भी डेटा वगैरह लेकर के चलेंगे, एनएचआरसी का क्या कहना है, बाकी सारे पॉइंट्स को भी लेकर के चलेंगे, और बाकी एक केस स्टडी भी देखेंगे कि किस तरीके से हम जस्टिस सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो चार्ट है वो आपको दिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लगे हैं, दैट इज रेप, मर्डर, किडनैपिंग या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि घिनौने अपराध जो वो करते हैं, वो आप देखोगे तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ता जा रहा है 2009 में, 2014 में और 2019 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देखोगे तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वही लॉ ब्रेकर्स भी बन रहे हैं। तो ये आप देखोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक आयरनी बनता जा रहा है, और इसी चीज को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ फर्स्टली द पॉइंट कि हु इज अतीक अहमद। अब इनके हम हिस्ट्री की अगर बात कर ले तो ही इज उत्तर प्रदेश फर्स्ट गैंगस्टर। गैंगस्टर क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें सबसे पहले गुंडे माफिया में नाम इनका जो है वो अतीक अहमद का ही है। माना यह जाता है कि 40 साल पहले उत्तर प्रदेश में यह तक आलम था कि अगर किसी बस में इनका नाम नहीं लिखा होता था तो वो उस बस को चलने भी नहीं देते थे। तो इस हिसाब का इनका रंगदारी वगैरह चलता था, और ये वो इंसान है जो सबसे पहले, आप अगर इनके हिस्ट्री में जाकर के देखने की बात कर लें तो 1970 वो साल था जब महज 17 साल की उम्र में, यहाँ 17 साल की उम्र में बच्चे क्या ही कर सकते हैं, मच्छर भी मार ले तो बड़ी बात है, इन्होंने 17 साल की उम्र में मर्डर कर दिया। चलो पहला काम तमाम। इसके बाद में आप देखोगे तो ये पैसा आता कहां से है, ज्यादातर चोरी, और इन्होंने उस वक्त में पकड़ा था कोल माफिया, बहुत बड़े ये माफिया थे और कोल का तस्करी करते थे, चोरी करते थे, और फिर इसमें इतना इनका पकड़ बन गया था कि बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता था उसमें ये चाहते थे कि सरकार का पार्टिसिपेशन बोले। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो प्रयागराज में एक फेमस चांद बाबा करके थे, उनके साथ इनका टाई अप हो गया, और फिर ये और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि ये बिलोंग इलाहाबाद से ही करते थे, और इस वजह से प्रयागराज में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा था। और फिर साल आता है 1985 जहां पे इनको जेल कर दिया जाता है, लेकिन उस वक्त लगता तो यही है कि चलो अभी इनको जेल हो गया है तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक कॉल होता है दिल्ली से और फिर इनको रिहा कर दिया जाता है, यानी कि इनको एक चीज समझ आ जाता है कि भाई ये गुंडागिर्दी तो ठीक है, लेकिन असल पावर तो पॉलिटिक्स में है, और फिर वो वहां से चुनाव लड़ने का मन बना लेते हैं। और ईयर होता है 1989 जहां पे वो इलाहाबाद के वेस्ट असेंबली जो है वहां से ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, और लगातार वहां से 5 पंचवर्षीय जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनकर के आते हैं, यानी कि एमएलए चुने रहते हैं, और इसके बाद में इवन एमपी भी बनते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसा कि आपको हम बताएं कि 100 से ज्यादा केसेस इनके ऊपर, आप समझो कि लीगली ये केसेस हैं, इलीगली कितने ज्यादा होंगे ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल कितना होगा, क्योंकि जिस इंसान का ये इन्फ्लुएंस हो तो कितने लोग आएंगे केस लिखाने के लिए, बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि उमेश पाल जो मर्डर केस है वो इन्हीं से रिलेटेड है, राजू पाल जो मर्डर केस है, उन चीजों को भी हम देखेंगे, वो इसी इंसान से रिलेटेड है, वो तो एमएलए थे, अगर वो सुरक्षित नहीं थे तो आम इंसान कैसे यहाँ पे केस लिखवा सकता है। तो 100 से ज्यादा केसेस जो रिपोर्टेड थे वो थे एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग के और मर्डर के। इसके बाद आप देखोगे तो वो साल 2005 जहां राजू पाल मर्डर केस, दरअसल जैसा कि आपको हम बताया कि 5 पंचवर्षीय तक जब ये लगातार एमएलए बन गए तो फिर ये अपना प्रमोशन कर लिए एमपी की तरफ, तो वो जो सीट था वो खाली हो गया। अब वहां से ये अपने भाई अशरफ अहमद जिनको अभी मार गिराया गया, तो उनको चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और वो जीते। तो लोगों का ये था कि मतलब उस वक्त राजू पाल भी खड़े हुए थे बहुजन समाजवादी पार्टी से, मायावती की पार्टी से, और इनको टिकट दिया गया और ये वहां पे चुनाव जीत भी जाते हैं, अशरफ अहमद हार जाते हैं, और ये चीज अतीक अहमद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और इसलिए इनके ऊपर वो ऑलरेडी 2 बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बच निकलते हैं, ये भी लोकल गुंडे वहां के होते हैं। लेकिन तीसरा
पहला बार जो है वो 26 जनवरी का परेड में जा रहे होते हैं राजूपाल, और वहां इनको 19 गोलियां दाग दी जाती है और इनको मृत्यु हो जाती है। और ये राजूपाल जो है, इनका शादी का 9 दिन ही हुआ होता है और उसके पश्चात इनकी बीवी जो है वो विधवा भी हो जाती है, जिनको बाद में चल करके चुनाव के लिए बीएसपी उतारता है, लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं। और फिर इन्हीं के भाई उमेश पाल होते हैं, जो कि एक प्राइम विटनेस भी होते हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील भी रहे हैं। और 2019 में उनको भी असद, जो इनके बेटे हैं अतीक, उनका मतलब नाम आया कि उस इंसान ने मरवाया है उमेश पाल को भी। फिर आज साल आता है 2017, ठीक है, और 2017 में इलाहाबाद से देवरिया में जेल शिफ्ट। एक्चुअली अब ये राजूपाल मर्डर केस इतना बड़ा हो चुका था कि अतीक अहमद के खिलाफ में उमेश पाल ने गवाही दी थी, और जेल में भी ये इंसान था। और जेल जब किया गया तो जेल में भी इसको ट्रांसफर किया गया, क्योंकि ये जब इलाहाबाद के जेल में था तो वहां से भी इसका गुंडागिर्दी चालू था। जेल में भी ये क्या करता था कि अपना जो क्राइम का ऑर्गेनाइजेशन था वो इसका जारी था। यहाँ तक कि मोहित जायसवाल करके एक थे ट्रेडर, तो उनको किडनैप करवाता है और फिर जबरदस्ती उनके जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं उसको फोर्सफुली साइन करवाता है कि मेरे नाम कर दो। और यही इसी तरीके से उसने पैसा भी बनाया, जो संपत्ति उसको समझ आया वो अपना ही बनाता था उसको। इसके अलावा आप देखोगे तो ये फिर इसीलिए इलाहाबाद से देवरिया में जेल में शिफ्ट कर दिया गया कि अब यहाँ से थोड़ा सा लोकल इन्फ्लुएंस कम हो सके, लेकिन अगेन कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि आलम यह था कि 10 ऑलरेडी जो हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने यहाँ रेक्यूज कर लिया। रेक्यूज का मतलब है कि वो केस सुनना ही नहीं चाहते थे, वो अपने मन से विड्रॉ कर ले रहे थे कि मेरे को इस केस से बाहर कर दो, मैं इस केस का फैसला नहीं सुनाना चाहता हूं। और ये बेसिकली इसी केस से रिलेटेड है कि 10 हाई कोर्ट के जजेस जो अपने आप में प्रोमिनेंट पर्संस होते हैं, जो जस्टिस डिलीवर करने का काम करते हैं, अगर वो अपने आप को महसूस नहीं करेंगे तो आम जनता की हम बात क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो बरेली, गुजरात और साबरमती ये वो जेल थे जहां पे लगातार अतीक अहमद को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि ये माना गया कि यूपी में कहीं ना कहीं उसका एक इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए उसको गुजरात भी भेजा गया कि वो मतलब एक उसका माइलेज ना बन सके पॉलिटिकल। उसके बाद में यूपी पुलिस ने ये तक भी कहा कि अतीक अहमद का जो लिंक है वो अपने आप में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईएसआईएस और लश्कर ए तैयबा, उसके साथ में भी इसका लिंक्स जो है वो देखने को मिला है। साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल जो अभी इनकाउंटर हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये और इनके भाई जो अशरफ हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं मतलब एक इसे उमेश पाल मर्डर केस में जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, और उसी दरमियान 3 लोग आते हैं और गोली मार करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस दौरान जो मतलब बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, सवाल ये उठता है कि वो जो बंदूक है वो अपने आप में टर्की से मंगाया गया था, जो ज्यादातर आप देखोगे तो पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे भी ये क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल कोई भी बंदूक टर्की से कैसे इंपोर्ट हो रहा है, और फिर पाकिस्तान में अगर वो मिल रहा है तो हमारे यहाँ कैसे मिल जा रहा है, और फिर ये उन लोगों के पास कैसे मिल गया। तो ये भी एक सवालिया निशान पैदा करता है। और जैसा कि आपको हम बताएं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो 2004 में 24% ही था ये आंकड़ा, लेकिन 2019 में लगभग ये डबल होने को आ चुका है 43%, यानी कि 100 में से 43 लोग वो हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी घिनौने अपराध चल रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि जब तक वो कन्विक्टेड ना हो जाए, तब तक उसके खिलाफ कुछ हम कर नहीं सकते हैं। और लोकल लोग, ज्यादातर जो लोग गांव के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो भी फिलहाल अतीक अहमद की बात कर लो आप, जो अब नहीं रहे हैं, राजा भैया हो गए, तो ये जो है कहीं ना कहीं मतलब अपने आप में लोकल लोगों में इनका एक इन्फ्लुएंस होता है कि इनके पास पावर है, और वो सोचते हैं कि पावर है तो ही सरकार चलेगी। तो ये एक उनके अंदर कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस भी डेवलप होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, जैसा कि आपको हम बताएं कि वो यही कहता है कि जब तक उस कैंडिडेट के ऊपर आरोप नहीं लग जाता है, एक्चुअली आरोप तो ठीक है, मतलब वो अगर पेंडिंग है, क्योंकि जुडिशरी आपको भी पता होगा कि जजेस का वैकेंसी बहुत कम है, इवन जो ओवरऑल रिफॉर्म चाहिए जुडिशरी में वो भी चीजें बहुत स्लो है। मतलब अगर जो केसेस पेंडिंग है अगर उनको निपटाना होगा तो उन केसेस को सिर्फ जो केसेस एग्जिस्टिंग है अगर उनको निपटाना है तो 324 साल लग जाएगा। आपको समझ आ रहा है, 324 साल। इतना पेशेंस किसके पास है कि वो जस्टिस में इतना विश्वास कई बार इसलिए नहीं रख पाते हैं, और कई बार वो इंस्टेंट जस्टिस की तरफ चले जाते हैं, जहां एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी देखने को मिलती हैं, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है। इसके अलावा 2014 में 12 एनजीओस ने एक रूरल रिफॉर्म्स का लेकर के प्रपोज किया था रिपोर्ट, जहां उन्होंने दिखाया कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो 13% चुनाव जीतने का चांस होता है, जबकि जो नॉन क्रिमिनल होते हैं वो महज 5%, यानी लगभग ये भी 3 गुना के आसपास है। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि क्रिमिनल्स का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है हमेशा वोटर्स के ऊपर भी, जहां बूथ कैप्चरिंग वगैरह उनके लिए बहुत आसान है। हमारे देश में 1950 से ही बूथ कैप्चरिंग
कैप्चरिंग जो है वो इवेंट देखने को मिला। ईवीएम्स भी जब आया, दरअसल लोग कई बार कंफ्यूज भी होते हैं तो बूथ कैप्चर करके कि हाँ इसी इंसान को सिर्फ वोट देना है, तो ईवीएम आने से वो चीजें इंप्रूव हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इवन एक सी विजिल करके ऐप भी लॉन्च किया। तो आप अगर आपके आसपास कहीं ऐसा होता है जहां आपको बूथ कैप्चरिंग या फिर आपको लगता है कि कहीं पर भी वोटर्स के साथ में डेमोक्रेसी आपका यूज नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप इस ऐप में जाकर के रजिस्टर करके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो 1969 वो साल था जहां कॉर्पोरेट डोनेशंस अपने चरम पे था। दरअसल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनिशियली जो था 1980 के पहले तक में तो कांग्रेस का ही इन्फ्लुएंस था। तो ये जो गुंडे मवाली थे ज्यादातर इनको यही लगता था कि हाँ चलो ठीक है इनको पैसा दे दो, ये सुरक्षा तो दे ही रहे हैं। लेकिन बाद में जब कंपटीशन बढ़ा, जब बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी स्ट्रांग होने लग गए, तो फिर ये खुद ही पिक्चर में आने लग गए। तो पहले ये कॉर्पोरेट डोनेशंस का इस्तेमाल करते थे, जो ब्लैक मनी होता था उसका इस्तेमाल इलेक्शन के पैसों में भी करते थे। बात आती है 1993 की, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में ही एनएन वोहरा कमेटी का रिपोर्ट भी आता है। उस कमेटी को बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस देखने के लिए, और वो रिपोर्ट अपने आप में कॉन्फिडेंशियल रख दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो 2013 का एक स्टडी है जो सजेस्ट करता है कि 222% से इंक्रीज होता है इनकम में। मतलब अगर आप 5 साल के लिए एमएलए या एमपी बन जाते हो तो आपका जो इनकम है वो 222% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में इनके लिए और एक बेनिफिट हो गया। फिर कभी भी आप अगर अपने आसपास, कंक्लूजन की बात कर लें तो कभी भी आप अगर अपने आसपास वोट देने जाते हो तो आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करिएगा, बिकॉज इस वेबसाइट पे आपके आसपास के जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होंगे उनका जो भी बैकग्राउंड है, कितना का वेल्थ है, कितना का उनके केसेस पेंडिंग है, ये सारा वहां पे स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होकर के वोट करें और इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यूपी मॉडल तो डेफिनेटली एक मॉडल आज के टाइम पे बन रहा है, लेकिन मुंबई मॉडल के बगैर हम उसके बात नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता होगा मुंबई वो शहर है जहां अंडरग्राउंड के लिए, वो बेसिकली अंडरवर्ल्ड के लिए वो जाना जाता रहा है कि किस तरीके से उनको मतलब धराशायी करते हुए नजर आए क्रिमिनल्स को। तो मुंबई में 1980 से 90 में जो अपने आप में क्राइम को मैनेज किया गया कि शूट एट साइट, एनकाउंटर करना, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ही हायर किया जाता था। और उस वक्त जो अपने आप में पूरा का पूरा जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसको खत्म करने के लिए मुंबई ने रिमार्केबल काम किया। फिर इसके अलावा आप रवांडा देखोगे, रवांडा 1994 बेसिकली हुटू एक कम्युनिटी है जिसने टारगेट किया तुत्सी कम्युनिटी को। ठीक है, और 100 घंटे के अंदर ही 8000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। और इसके बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने अडॉप्ट किया गाकाका जस्टिस। ये गाकाका जस्टिस क्या है, तो यहाँ क्रिमिनल्स जो है वो विक्टिम्स के सामने जाकर के माफी मांगेंगे और इसके बाद में आप देखोगे तो पूरा का पूरा वो रिश्ता सुधरता गया और आज रवांडा 30 साल बाद जो है वो बहुत ही बेहतर कंट्री अफ्रीका में बन चुकी है, जो पीसफुली अपने लोगों को लेकर के मतलब आगे बढ़ रहा है। इवन इंडिया में भी हम रिस्टोरेटिव जस्टिस की बात करते हैं कि रिस्टोरेटिव जस्टिस वगैरह जो है वो होना चाहिए। और इसके अलावा आप देखोगे तो यानी कि रिस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब कि लोगों को उस तरीके से मानना कि एक उनको मौका देना। ठीक है, वो जाहिर सी बात है बंद कमरे में हर कोई बोल सकता है, जिसके ऊपर वो बीतता है वो वही समझ सकता है कि वो बदले की भावना सबके अंदर होती है, बदला हर कोई लेना चाहता है, लेकिन स्टिल आपको इस सिस्टम में विश्वास दिखाना होगा, आपको पेशेंस दिखाना होगा और कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास बनाना होगा कि हम सब जो है वो एक भाईचारे के साथ में रह सके और आगे बढ़ सके। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि बेल नॉट जेल, तो वो ज्यादातर जेल के प्रोविजंस को लेकर के नहीं चलते हैं। उनका यही मानना होता है कि ठीक है लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। और इस पूरे वीडियो से बेसिकली हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, महाभारत अगर आपने देखी होगी तो महाभारत में भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का साथ जब दे रहे होते हैं तो अर्जुन 14वें दिन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तो 14वें दिन ये डिसाइड करते हैं कि वो जयद्रथ को मार गिराएंगे और ऐसा वो सूर्यास्त होने से पहले कर देंगे। लेकिन विकाल बेला मतलब संध्या शाम का समय होने को हो जाता है और ऐसा जो है वो जब शाम का समय भी हो जाता है और ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो फिर उनको ये समझ आता है कि कृष्ण को कि कहीं ना कहीं ये समय निकल जाएगा और शायद अर्जुन नहीं मार पाएंगे। और इसलिए उन्होंने धीरे से क्या करते हैं कि वो आसमान में काले बादल लाने लग जाते हैं और फिर कौरवों को लगता है कि अब तो शाम हो गया, जयद्रथ बाहर आ जाते हैं और इसी बीच अर्जुन जो है वो तीर साधते हैं और जयद्रथ को वो मार गिराते हैं और उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि भगवान कृष्ण खुद भगवान होकर के वो कहीं ना कहीं चीटिंग किए हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उस चीटिंग का इस्तेमाल अगर कोई गलत काम है उसको करने के लिए किया जा रहा है तो वो अपने आप में तरीका जो है वो सही है। यानी कि इन शॉर्ट
अभी ये जो डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो मतलब गलत की है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन है, ये कंप्लीटली एब्सर्ड है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में डेफिनेटली आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी आप क्रिटिसाइज करो, और जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर के नहीं चल सकते, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सही नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करके ही चलना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दैट कि इस इंसान ने 100 से ज्यादा जो केसेस इसके पेंडिंग पड़े थे, इतने लोगों की जानें जो गई, उसका क्या, उसको लेकर के तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मैच्योर्ड बनने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में भी मर्यादा बनाए रखिए। मेरे को पता है कई सारे लोग होंगे जो इस थॉट प्रोसेस को लेकर के उनका अभी भी डेवलप नहीं हुआ होगा, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज जो है वो समाज में पहुंचा सके। और इस विश्वास के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।